बच्चन साहब ने चलना शुरू किया, एक्शन हुआ और डायलॉग, मैंने कहा सर 1 मिनट। मीम भी बहुत वायरल हुआ था, अनुष्का शर्मा बैठी हुई थी और साड़ी पहन के। हाँ, मैं क्षमा चाहूँगा अक्षय कुमार साहब से। चर्चा में है अभी राजपाल यादव, मीडिया में इतनी सारी बातें चल रही हैं, अभी जेल गए, बहुत मुश्किल समय था उनके लिए, अभी चल रहा है वो। तो मैं बॉम्बे में आके सैलून में काम करता था, अपना गुजारा करता था। एक इंडस्ट्री में बहुत जो एक वर्ड है बहुत फेमस है, कास्टिंग काउच। नहीं ना, तो मेरे इस तरह की पर्सनैलिटी है ना। बहुत सारे, बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, उसने एक बड़े स्टार के साथ में कोलैबोरेशन किया था। तो सुना मैंने सिंटा से कुछ विवाद आपका चल रहा था, आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? फरहान अख्तर के साथ काम करना कैसा लगा? आपके करियर में कभी वो ऐसा मोमेंट आया है जो आपको लगा हो कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए और कोई और काम करना? नमस्कार, मैं हूं बंटी दुबे और सीने हिंद का सबसे सीधा और सच्चे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जाने माने बॉलीवुड अभिनेता ब्रिजेश कर्नवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया बंटी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे देखने वाले जितने भी देख रहे हैं, आप सभी का हृदय से आभार जी। सबसे पहले तो बॉलीवुड में आना कैसे हुआ और क्या घर वाले राजी थे या फिर कुछ बहाना करके, जैसे कई कहानियां होती हैं, या सीधा मुंबई चले गए, कैसे आना हुआ? आए तो सीधा ही ट्रेन से आ गए थे। अच्छा। लेकिन हाँ, जिस परिवार से मैं बिलोंग रखता हूँ, करता हूँ, उसमें क्या है एक्चुअली अलाउड है ही नहीं इंडस्ट्री में जाना जी। मतलब बहुत गलत नज़र से देखा जाता था उस समय। आज से 33 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल उनकी मर्जी नहीं थी, मैं तो घर से भाग ही था एक तरह से। अच्छा। हाँ, बट ये है कि मुझे पता नहीं था फिल्में बम्बई बनती हैं। मैं सबसे पहले भाग करके जो है मैं गया था लखनऊ। अच्छा जी, अखबार में कुछ छपा था। अच्छा। वहाँ से फिर किसी तरह दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँच करके पता लगा कि नहीं, फिल्में तो बम्बई बनती हैं। अच्छा। तो फिर बम्बई का टिकट कटाया गया। अच्छा अच्छा। तो किसी को देख के आए थे, किसी से इंस्पायर हुए थे, जैसे लोग अमिताभ बच्चन को देख के, धर्मेंद्र, किसी को देख के आए थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली क्या था, हमारे मिट्टी के मकान हुआ करते थे, तो मेरे पिताजी को जो है दहेज में एक तोहफे के रूप में कहेंगे उसको, मेरे नाना जी ने एक रेडियो दिया था। अच्छा। तो वो मैं अपने मकान की छत पर लेटा हुआ सुन रहा था। तो उस समय एक इंटरव्यू आ रहा था, जिस समय अमीन सयानी साहब उस वक्त एक इंटरव्यू दिया करते थे, शिवा का संगीत माला एक प्रोग्राम आता था। तो उसमें वो बात कर रहे थे किसी से, मुझे मालूम नहीं कि कौन है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, आपको कैसे लगा कि आपको एक्टर बनना चाहिए, क्यों आपको लगा? तो उन्होंने कहा कि हरि भाई, बाद में मुझे पता लगा कि हरि भाई संजीव कुमार साहब को कहा जाता था और आज वो नहीं कहते हैं। अच्छा। तो उनका हरि भाई लोग मोहब्बत से कहते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं स्कूल के बाहर बैठा रहता था। तो मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा। मुझे लगा गुरु, पढ़ाई में मन तो मेरा नहीं लगता है, वो बाहर बैठे रहते हैं, मैं स्कूल जाता ही नहीं, बंक मारता हूँ, वो तो चला आता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी एक्टर बनूंगा। अब कैसे बनेंगे, क्या होगा, कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। तो ये था सिलसिला। पहला काम कैसे मिला फिल्मों में? फिल्म तो नहीं थी, पहला काम था सिनेविस्टा का एक सीरियल था, दिल ही तो है। अच्छा। वो पायलट शूट हुआ था, उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिर एक सीरियल मिला महायक, सोनी पे काफी चला वो। अनिल चौधरी साहब उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। तो इस तरह से फिर शुरुआत हुई। फिर थिएटर करने लग गए यहाँ पे, पंडित सत्यदेव दुबे जी के साथ में, के राणा जी के साथ में, यारून आकाशदीप और ललित परिमल साहब, बहुत लोगों के साथ मैंने नाटक किए। ठीक है, अभी तो शुरुआत हो गई, लेकिन अभी जो करंट चल रहा है मैं उसके बारे में पूछता हूँ आपसे जी। अभी आपकी फिल्म आई 120 बहादुर जी, और आपके रोल को लेकर उसमें काफी चर्चा है। मेरे कई दोस्तों ने कहा कि उनका रोल काफी अच्छा था, तो उसमें कास्टिंग कैसे हुई? कास्टिंग एक्चुअली मेरे एक मित्र हैं संपत सिंह राठौड़ नाम है उसका, तो मैंने उनके यहाँ, उनके छोटे छोटे रूम थिएटर है। अच्छा। और हमारी एक सिंटा टावर है जिसमें अमिताभ बच्चन भी मेंबर है। सिंटा हमारी एक एसोसिएशन है जी जी, तो उसमें आमिर खान साहब भी मेंबर है, अमिताभ बच्चन साहब, सलमान खान साहब, मैं भी। तो हमारे टावर में एक थिएटर बना है, तो वहाँ पे मैंने अपना एक प्ले किया था। तो संपत सिंह राठौड़ जिन्होंने
मुझसे कहा यार आप इतने बढ़िया एक्टर, आपके पास काम क्यों नहीं है? मैंने कहा बहुत सारे तरीके हैं काम पाने के, लेकिन वो मुझे आते नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता। बोले नहीं यार आपको काम मिलना चाहिए। मैंने कहा बुलाते नहीं लोग। तब उन्होंने फिर फोन किया मेरे लिए कास्टिंग डायरेक्टर को कि आप ब्रजेश करणवाल को बुलाइए। बोले मैं जानता हूँ। बोले जानते हो तो बुलाते क्यों नहीं? तो उसी समय वो रोल इश्तियाक खान एक एक्टर है, अच्छा अच्छा, नेशनल स्कूल ड्रामा से, उनका किसी वजह से नहीं वो बन पाई बात। तो फिर मेरा ऑडिशन हुआ, फिर मेरा ऑडिशन फाइनल हुआ। क्योंकि जो आपका कैरेक्टर था उसी तरह का एक कैरेक्टर था बॉर्डर फिल्म में पुनीत इस्सर साहब का। नहीं उसमें था उनका अपना कुलभूषण खरबंदा जी का। हाँ वो भी कुक थे मेरे को। फिल्म मैंने देखा है कि आपने हरियाणवी बोला है, हरियाणवी एक्सेंट शायद। हाँ हरियाणवी, जितने जो रेजिमेंट था वो सारा हरियाणा के थे। हाँ। तो उसकी कैसी प्रैक्टिस थी? आप उसके आसपास आप कहाँ से हैं और कैसे? मैं बेसिकली मैं तो यूपी से हूँ, सहारनपुर से। बीच में यमुना नदी पड़ती है, उस पार हरियाणा है। मेरे लिए अच्छा ये था कि हमारी रिश्तेदारी हरियाणा में भी है, मेरी चाचियाँ वहाँ से हैं, मेरी बहनें हरियाणा में हैं। अच्छा। तो हमारा कल्चर है, जब चूंकि एक्टर हूँ तो फिर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, उसके लिए कोशिश की, तो इसलिए। अच्छा, फरहान अख्तर के साथ काम करना कैसा लगा? उस आदमी के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। उससे लेजेंड आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। वो आदमी बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, मतलब राइटर वो है, डायरेक्टर वो है, एक्टर वो है, सिंगर वो है, म्यूजिशियन वो है, प्रोड्यूसर वो है। इतना बड़ा आदमी और पांव बिल्कुल उनके जमीन पे होते थे। अच्छा। कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया पूरी यूनिट में किसी को कि वो इतना बड़ा आदमी है। हमेशा मतलब भाई की तरह रहते थे। और मुझसे तो उन्होंने कभी सर के अलावा बात ही नहीं की। मैंने उनसे कहा भी कि फरहान साहब आप इतने सीनियर हैं, मुझे सर क्यों बोलते हैं? अरे बोले नहीं यार आप डिजर्व करते हैं, मुझसे बड़े हैं आप उम्र में, भले मैंने 4-5 फिल्में कर ली हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं अपनी सभ्यता छोड़ दूँ। जैसे सुनने में आता है कि जब स्टार्स आते हैं तो उनके लिए एक अलग कॉर्नर होता है, वहाँ पे सब लोग उनसे बात नहीं कर पाते, भाई उससे बिल्कुल अलग हट क्या बताया फरहान अख्तर? नहीं बिल्कुल, वो सबके साथ ऐसे रहते थे जैसे आपके बीच के आदमी हो। इस मामले में मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, लाजवाब आदमी हर मामले में। और किसी बड़े एक्टर के बारे में बताइए जिनके साथ आपको काम करने का अच्छा? मैंने सभी के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ भी काम किया। राम गोपाल वर्मा साहब ने एक फिल्म बनाई थी रामू की आग, वो भी किया। कोई कहानी या कुछ किस्सा याद हो बच्चन साहब के साथ या? हाँ उसमें किस्सा तो है कि एक्चुअली मेरी कास्टिंग हो चुकी थी, मैंने रामू जी के साथ एक फिल्म की थी शिवा, सेकंड वाली, एक सीन किया था उसमें। तो फिर उसके लिए ऑडिशन चल रहे थे, शोले फिल्म के लिए 3-4 लोगों के ऑडिशन हुए, फाइनली मेरा हो गया। अब उसमें ऑटो वाले का किरदार था, तो मैं यहीं भगत सिंह नगर में यहीं ऑटो सीखता था, रोज 50 रुपए देकर। मैंने कहा भाई देवे कई बार होता है कि एक्टिंग में तो आपने कर लिया, ऑटो में फंस गए तो आदमी ये नहीं देखेगा यार ये कहाँ फंसा, बोले तो बेकार एक्टर हटा उसको। तो मैंने ऑटो सीखा, तो हमारा ऑटो सीखा जी, ऑटो चलाना सीखा, क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा वाला था उसमें। अच्छा। और जो निशा कोठारी हैं वो मेरे ऑटो में आके बैठती थी और फिर उस पर कुछ विवाद होता था, इस तरह का कुछ सीन था। अच्छा अच्छा। तो हुआ, अंधेरी में शूट था, तो शूट हो गया, उसके बाद सीन हो गया। फिर रामू जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, हम दोनों अंदर चले, तो उन्होंने कहा कि आप एक और फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ में। अच्छा। मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं है। नहीं पता लगेगा। तो बाद में पता लगा कि वो दूसरी फिल्म थी रामू की आग, जिसमें बच्चन साहब के ऊपर सीन बने थे। बेसिकली हुआ क्या कि कीनो कॉटेज है यहाँ पे अपना 7 बंगला एयर रोड में, उसमें शूट चल रहा था, 5-6 दिन तक रोज जाते थे और बैठते थे। बच्चन साहब का इंट्रोडक्शन चल रहा था। अच्छा हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। 6 दिन हमारा नंबर आया, हमको सबको खड़ा कर देगा, आप यहाँ खड़े जाइए, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ जाइए। और बच्चन साहब ने चलना शुरू किया, एक्शन हुआ और डायलॉग। मैंने कहा सर 1 मिनट। बच्चन साहब बोले क्या हुआ?
अच्छा 20 शॉट में आपने बोल दिया। हाँ, मैंने कहा सर मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है, मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो बच्चन साहब ने रामू जी की तरफ देखा, ये क्या है? तो बच्चन साहब ने कहा रामू जी ने कहा कि अमित एक मिनट। तो फिर रामू जी आए मेरे पास, विशेष यू डोंट नो अबाउट, नो सर किसी ने बताया नहीं। तो एक एसोसिएट हुआ करते थे कनिष्क, तो उन्होंने कहा कनिष्क डिडंट टेल विशेष व्हाट इज डूइंग। मैंने सर मुझे बोला ही नहीं किसी ने। तो फिर उन्होंने मुझे जो मेरा कैरेक्टर बताया रामू जी ने कि आप कप्पर के आदमी हैं, है भी और नहीं, दिस इज योर कैरेक्टर। अच्छा राम गोपाल वर्मा की शोले की बात हो रही है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये मेरा उसमें एक इंसिडेंट हुआ था अच्छा अच्छा। बच्चन साहब के साथ। एक फिल्म मुझे बहुत पसंद है, सुई धागा, जिसमें आपका एक बहुत अहम रोल था। हाँ, उसमें भी मैं ऑटो वाले। हाँ, उसका एक मीम भी बहुत वायरल हुआ था, अनुष्का शर्मा बैठी हुई थी और वो साड़ी पहन के, हाँ, बहुत मीम चला था वो। एक्चुअली यशराज फिल्म्स की 5-50 सालों की फिल्में निकाली गई। अच्छा। और उसमें से 5 बेस्ट सीन निकाले। तो इत्तेफाक से मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसमें 5 में मैं भी, मेरा एक सीन निकल के आया, बेस्ट कॉमेडी सीन। बिल्कुल, वो जो हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, वो क्या कुछ उसकी नहीं, बारे में बताइए। वो लोटा जो होता है जल्दबाजी में उसका हाथ फंस जाता है, वो फिर वो हॉस्पिटल आना होता है उनको, इस तरह से घर से ऐसी चली जाती है। तो वो इस पे सारा सीन था। वो अनुष्का शर्मा में स्टार्टअप दिखता है? नहीं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी। आपके करियर में कभी वो ऐसा मोमेंट आया जो आपको लगा हो कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए और कोई और काम करना चाहिए, कभी ऐसा लगा? बीच बीच में ऐसा कभी कभी होने लगता है। एक्चुअली क्या है, जो सिस्टम है बेसिकली, अगर आप सिस्टम के बाहर रहते हैं तो आप आउट हो जाते हैं। आपको सिस्टम के अंदर रहेंगे तो आप रफ्तार में रहेंगे। अब समस्या ये होती है कि इसमें तकलीफ ये होती है कि यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। बाहर वो रहते हैं जो किसी की चमचागिरी नहीं करते, अंदर वो होते हैं जो चमचागिरी करते हैं, और हमसे वो होता नहीं। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली जिनको चमचागिरी आती है वो काम पा लेते हैं, हमसे होता नहीं। हमसे काम आता है, आप प्रोडक्शन ले लो, देख लो, जो बेस्ट लगे उसको दो। कभी कास्टिंग में आपको ऐसा फील हुआ कि कास्टिंग तो चल रही है लेकिन पहले से वो रोल फिक्स हो किसी के लिए? ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा एक दिखावा भी होता है कास्टिंग का, जो ऑडिशंस वगैरह होते हैं? बिल्कुल दिखावा होता है, रोल पहले से फिक्स होते हैं, ये करेगा वो करेगा। बेसिकली वो क्या रहा है कि हर कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में 20 से 25 एक्टर हैं। अच्छा। जो उसका स्टाफ है, उनके फेवरेट होते हैं। हाँ, वो वहाँ पे मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूँ, एक्टरों को भी बेचारे काम पाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा क्राइम है। होता क्या है कि मान लीजिए आप बढ़िया एक्टर हैं, आपसे ऑडिशन मंगवाएंगे और उनके स्टाफ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो लगता है कि ये सुटेबल है, इसको मुझे प्रमोट करना है, उसको ऑडिशन दिखाएंगे, फिर उसकी नकल करवाएंगे, फिर उसको कास्ट करवा देंगे। अच्छा। इसलिए बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने देखा होगा कि अचानक से इस तरह के लोग दिखते हैं जिनको काम भी नहीं आता और वो काम कर रहे हैं। वही कारण है, जिसको काम आता है वो बाहर हो जाता है, जिसको नहीं आता वो अंदर हो जाता है। सारे जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं या जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर, सबका अपना सर्कल है। नहीं, कुछ एक अच्छे भी हैं, जैसे अभिमन्यु रे है, नंदिनी श्रीकांत है ना, अपना एक ये बहुत ईमानदार लोग हैं कास्टिंग में, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। बाकी और बहुत सारे सब बेईमान लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, मैक्सिमम फ्रॉड लोग हैं। जैसे कौन, अगर बिना नाम लिए आप बताओ? बहुत सारे, बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, उसने एक बड़े स्टार के साथ में कोलैबोरेशन किया था, तो उसने उसकी बेटी के बारे में कुछ बोला, तो उसने स्टार ने आराम नगर में पकड़ के धोया उस कास्टिंग डायरेक्टर को। अच्छा। खींच के मारा तबीयत से, पूरी इंडस्ट्री को मालूम है। अगले दिन उसको ऑफिस खाली करवा दिया। तो वो माफिया हो गया बेसिकली। आजकल कास्टिंग डायरेक्टर जो है ना माफिया हो गए हैं,
वो मतलब अपने आप को कास्टिंग के खुदा समझ रहे हैं, जबकि वो कास्टिंग नहीं करते, करता तो डायरेक्टर ही है। वो ऑडिशन लेते हैं भेजते, लेकिन वहां पे बस उनकी मर्जी है कि ऑडिशन किसका भेजा जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एक तो रियल में जो टैलेंटेड लोग हैं, जो गुणी लोग हैं, उनका ऑडिशन वहां तक पहुंचता ही नहीं पहुंचता है। मेरा कितनी बार नहीं पहुंचा है। मैं सीधा जाकर के मैं डायरेक्टर से मिला तो मेरा काम हो गया। मैंने बोला उनसे कि मैंने तो ऑडिशन दिया। बोले कब? मैंने कहा 10 दिन हो गए। बोले परसों तो ऑडिशन आ गए, तेरा तो है नहीं। मैंने कहा मैंने तो दिया। मैंने कहा ये देखो ऑडिशन। अच्छा। बोले यार इसमें तो फिट ही नहीं है, इसका तो जवान लड़का है और उस रोल को तो ये कर रहा है, मेरा मित्र है जो कर रहा है। मैंने कहा फिर उसमें आप देख लो, 2-3 खास है उसके जो किरदार है, वो फिल्म आने वाली है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने उस वक्त फाइनल कर दिया मेरा। और मैंने उनको ऑडिशन इतने जी जान लगा करके दिया, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर के साथ पहले भी काम कर चुका था। लेकिन फिर भी मैंने जान लगा, जितना मैं जानता था सारा निचोड़ के डाल दिया। लेकिन मेरा ऑडिशन नहीं पहुंचा, क्योंकि मुझे आलू सहलाने आते नहीं। जिन लोगों को आलू सहलाने आते हैं काम कर रहे हैं। चमचागिरी मुझे आती नहीं है, मेरे संस्कार अलग है। हाँ, मैं 19-20 जितना भी काम जानता हूँ। आप 4 लोगों को ऑडिशन दो, वहां फेल करो ना, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये हो रहा है। अच्छा, एक वर्ड है नेपोटिज्म। जी। बहुत सारे लोगों ने बातें की, बहुत सारी डिस्कशन हुई बात पे, बहुत सारी चर्चाएं हुई इस पे। नेपोटिज्म क्या सच में इंडस्ट्री में चलता है? अगर नेपोटिज्म चलता है तो फिर जो बाहर से लोग आते हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे है इंडस्ट्री में? नहीं, मैं वो नहीं मानता। ऐसा तो नहीं है। बस ये है कि आप किस तरह से पहुंचे वहां पे। अब तो बहुत अच्छा हो गया लॉकडाउन, हम एक्टरों के लिए वरदान रहा। क्योंकि लॉकडाउन में सबने पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देखा। बिल्कुल। तो उनको क्वालिटी पता लगी कि यार असली टैलेंट तो ये होता है। तो अब बड़ा स्टार इतने बड़े बाल रख के पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा है, अब नहीं बन सकता। अब नहीं बन सकता। अब टैलेंट चाहिए। ना पैसा चलेगा, ना पहचान चलेगी। टैलेंट होगा तो आप चलेंगे। ये लॉकडाउन के बाद ये बदलाव आया है, इसलिए बहुत सारे एक्टर हैं जो काम कर रहे हैं और बढ़िया, जो अच्छे एक्टर हैं वही चल रहे हैं। बड़े बड़े बहुत सारे एक्टर जो स्टार थे वो फेल हो गए, क्योंकि अभिनय की पद्धति कुछ अलग है। अभिनय अलग चीज है। अब स्टारडम नहीं चलेगा भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी लाइए आप। जब से ओटीटी आया है उस समय से भी कुछ बदला इंडस्ट्री में? बिल्कुल बदला है, क्योंकि घर बैठे आदमी जो असली टैलेंट देख रहा है, बोले यार ये बढ़िया एक्टर है, मैं इस स्टार को क्यों देख रहा था अब तक? क्योंकि उसके सामने चीजें लाई नहीं जा रही थी। अब उनके सामने एक से एक चीजें आ रही हैं, वो देख रहे हैं। बहुत सारे एक्टर भी काम कर रहे हैं एक से एक। अभी आपके हाथ में आप पूरी दुनिया की फिल्में देख सकते हैं। बिल्कुल। आप पंचायत एक ऐसा तमाचा है जिसमें सारे थिएटर के एक्टर मेरे सारे दोस्त हैं। पंचायत एक वेब सीरीज, उसने तहलका मचा दिया। तो अब प्रोड्यूसर को ये समझना चाहिए भाई स्टार नहीं चलेगा, टैलेंट चलेगा। स्क्रिप्ट अच्छी होगी, टैलेंट अच्छा होगा, एक्टर्स अच्छे होंगे तो चलेंगे। आप किसी भी स्टार को ले लो, नहीं चलेगा। ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है और मैं सैल्यूट करता हूं ऑडियंस को। क्या इंडस्ट्री में एक इनविजिबल सा ब्लैकलिस्ट भी होता है? अगर वो चाहे तो किसी को ब्लैकलिस्ट कर दे, फिर कोई भी प्रोडक्शन हाउस उनको काम न दे। हाँ, ये होता है। ये पहले होता था ज्यादा, अब थोड़ा कम हो रहा है। पहले क्या होता था, कुछ लोग होते थे जिनके बलबूते पर इंडस्ट्री चलती थी। अगर मेरा उनसे मनमुटाव हो गया तो वो कहते यार इस आदमी को काम नहीं देना चाहिए। उनकी मजबूरी हो जाती थी उसकी बात मानना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कितने लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया? कितने लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया? बहुतों को ब्लैकलिस्ट किया, करियर बर्बाद कर दिए बहुत सारे लोगों के। डायरेक्टरों के करियर बर्बाद हुए हैं, एक्टर्स के करियर बर्बाद हुआ है, बहुत लोगों का किया गया है। लेकिन मेरा ये मानना है जो दूसरे के लिए खाई खोदता है ना, वो कुएं में गिरता है। बिल्कुल। ऐसा करने वाले लोग आज घर बैठे, उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं। बिल्कुल। पाप है, वो क्राइम है।
बिल्कुल। आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, गलत है। ईश्वर इससे नाराज होता है। आपको भी इंडस्ट्री में आए कितना समय हो गया? समय तो मुझे बहुत हो गया, 33 साल हो गए। 33 साल हो गए। मैं 1991 में आया था। कहा जाता है कि फिल्मों में जो बॉलीवुड का जो जो रिलेशंस बनते हैं वो बड़े बनावटी होते हैं, बहुत फेक होते हैं। और मेरा सवाल ये है कि अगर आज के समय में अगर आपका फ़ोन बंद हो जाए, हाँ। तो वो कौन लोग हैं जो आपको सच में याद करेंगे और पूछेंगे कि वो कहाँ है? देखिए, 2-4 दोस्त होते हैं। बच्चन साहब की 2 लाइनें बड़ी अच्छी हैं। उनका कहना है, बच्चन साहब का, कि आपके मित्र भले 2 हों, लेकिन सच्चे होने चाहिए। सच्चे हजारों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। पता लगा बुरे वक्त में एक भी साथ नहीं है, वैसा। तो हैं जो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो आपको ढूंढेंगे, यार क्या हुआ, हैं ऐसे लोग। बॉलीवुड में आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, कभी ऐसा मुश्किल हालात आया, कभी बिल्कुल ऐसा है कि यार मैं कहीं गलत लाइन में तो नहीं आ गया, कहीं मेरा जो सपना है उसकी वजह से पूरी फैमिली तो नहीं सफ़र कर रही, और कैसे उससे निकले? हाँ, अभी बीच में लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थिति आई थी एक्चुअली। काम था नहीं, मकान का किराया, खाने का खर्चा, बहुत सारी चीजें, बच्चों को स्कूल की फीस, वो सारी चीज थी। कहीं से कुछ पैसा आ नहीं रहा था, ना काम ही था। तो मैं जब बम्बई आया था, ये अभी लोगों को पता लगा कि मैं क्या करता था। तो मैं सैलून में काम करता था। मैं घर से भागा कि बम्बई जाके करूंगा क्या। तो उस वक्त मुझे लगता था कि बम्बई में जो है एक फिल्म सिटी नाम की कॉलोनी है, जहाँ पे सारे एक्टर रहते हैं, और वो मेरे दिमाग में था। मैंने कहा वहाँ पे मैं जाऊंगा, वहाँ पे सैलून नाई की दुकान होगी, मिथुन चक्रवर्ती साहब बाल कटवाने आएंगे, और वो उनको बोलूंगा कि सर मुझे भी हीरो बनना है, मेरे को भी काम दीजिए आप। तो वो मैं सैलून में काम सीखता था सहारनपुर में। मेरे घर वाले मुझे कहीं और भेजते थे, लेकिन मैं चोरी चोरी वहां जाता था, प्लानिंग में चल। तो मैंने मुंबई में लगभग 172-73 जगह काम किया सैलून में, नाला सुपारा से लेकर के दादर तक। 4 बंगला 7 बंगला बोले, उसकी कोई जगह नहीं जहां मैंने काम नहीं किया। तो अभी बीच में मैं फिर बैंड्रा में एक सैलून है, वहां पे मैंने बाल काटना शुरू किए, हेयर ड्रेसर था। अच्छा, आपने बाल काटना शुरू किया? मुझे 500-600 रुपये रोज मिलते थे, और उससे मैं अपने घर का खाना खर्चा चला रहा था। लेकिन 500 रुपये रोज बैंड्रा आना जाना, बाइक से, ये सारी चीजें थी। फिर बच्चों की फीस, तो मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया, फीस भर नहीं पाया, बड़ा ज़लील किया गया मुझे। मैंने मोहलत भी मांगी, मैंने कहा 1-2 महीना और दे दीजिए, नहीं दिया। तो मैंने राजपाल को फोन किया। राजपाल मेरे दोस्त हैं, हम एक साथ रहते थे, कभी बन राय में वो अलग बिल्डिंग में थे, हम अलग थे। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। बोले कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा 50,000। तो ये उसी फिल्म की बात है जो कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरा रोल नहीं पहुंचाया था। उस फिल्म में राजपाल साहब भी हैं। उस फिल्म के बाद का एक हिस्सा है। अच्छा। तो मैंने कहा 50,000। बोले ठीक है, कल भिजवाता हूँ। तो उनका फोन आया कि तुम आप आओगे या मैं आ जाऊँ? मैंने कहा राजपाल भाई मैं आ जाता हूँ। बोले नहीं, दिक्कत है तो बताओ, या फिर ऑटो करो, पैसे मैं दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं गया उनके घर पे, और उन्होंने चोरी से मुझे पूरे पैसे कहा कि आप ये रखिए, पूरे रिटर्न नहीं करने हैं, ये ध्यान में रखना आप। तो आदमी, मतलब मैंने उनसे उधार लिया, वो ऐसे देते जैसे उन्होंने मेरा कर्जा देना हो। ये उस आदमी के भाव है। और पता मुझे मालूम है, पता नहीं कितने एक्टर हैं, मतलब मेरे ख्याल से करोड़ के आसपास तो उसने बांट ही रखा है। मुझ जैसे एक्टर और भी बहुत सारे एक्टर हैं उसके साथ के, उसके बैचमेट। ऐसा राजपाल यादव जी का जो चेहरा आज आपने दिखाया जी, ये मैंने कभी सुना नहीं इससे पहले, और
मैंने वो बहुत बाबा आदमी है वो। अभी आपने जो किस्सा अभी देख रहे हैं, जो वो जेल में है, कहानी कुछ और ही है। अच्छा, वो मैं अभी आपसे पूछने वाला था, जो जी। इतना सारा चर्चा में है अभी राजपाल यादव, मीडिया में इतनी सारी बातें चल रही हैं, अभी जेल गए, बहुत मुश्किल समय था उनके लिए, अभी चल रहा है वो, तो मामला क्या था पूरा? आप तो बेसिकली नहीं, मैं जानता हूँ लोग गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं कि पैसे खा गया, नहीं ये गलत है। उसने एक फिल्म थी अता पता लापता, उसमें सारे बीएनए के एक्टर, एनएसडी के एक्टर सब काम कर रहे थे। मुझे भी कहा कि आ जाओ थोड़े पैसे मिल जाएंगे। यार मैंने कहा राजपाल भाई मेरा खर्चा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बोले आ जाओ यार, मैंने करेंगे। उसने सबको काट दिया और खाना सॉलिड वैनिटी में 4 तरह के फ्रूट जूस सबके लिए। मैंने फिल्म सिटी में शूट चल रहा था, मैंने देखा है। तो बेसिकली वो 5 ही करोड़ रुपए थे, जिसके 15 करोड़ रुपए बन गए। जो भी बताया जा रहा है कि 9 करोड़ रुपए नहीं, वो दे भी चुका है ना, बहुत सारे दे चुका, 3 घर बेच चुका है। माइंड स्पेस वाला घर बेचा है उसने, इनोर पिट के पीछे डुप्लेक्स फ्लैट था वो बेचा है, मीरा रोड में उसका फार्म हाउस था वो बेचा है कर्जा चुकाने के लिए। वो ईमानदार आदमी है, वो किसी की मदद के लिए पीछे नहीं हटता। इसलिए आज आपने देखा होगा कि जब इंडस्ट्री को पता लगा, मैंने उसमें सुना था कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे वो पैसे उधार नहीं लिए थे, वो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि उनके किसी अपने फैमिली मेंबर किसी को लॉन्च करना था। हाँ, तो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। हाँ, इन्वेस्ट किया गया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये पैसे आएंगे इस तरह से, लेकिन उसके बावजूद वो इतना नेक इंसान है, वो बाबा आदमी, किसी का बुरा नहीं सोचता ना करता। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो उनके सपोर्ट में भी आए हैं। वाई तो कुछ सच्चे आदमी है, अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 महीने से जेल में भी हैं, 30-40 करोड़ रुपए खा गए। उनको कोई पूछ रहा है? 8-8, 10-10 लोग जेल में होंगे। फ्रॉड आदमी है। मेरा 9 महीने तक पैसा नहीं दिया था उन्होंने, जेल में राजस्थान में कहीं थे। अच्छा, हाँ, बड़े डायरेक्टर है। गब्बर साहब का एक डायलॉग था कि मिट्टी में मिलाते, कुछ ऐसा डायलॉग था ना, कि पूरा का पूरा गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया। उस आदमी ने अपने बाप दादाओं का नाम मिट्टी में मिला दिया। इतना टुच्चा आदमी, गिरावा आदमी, खून के आंसू रुलाए उसने मुझे। मैंने काम किया उनके साथ में, पैसे नहीं दिए। ऐसे लोगों को तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन को बाहर करना चाहिए, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, लेकिन उनको उनके किए की सजा मिली, आज भी जेल में। लेकिन राजपाल साहब के लिए लोग खड़े हो गए, ईमानदार आदमी। आप इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, आपकी आवाज जो है सो आप सच बोल रहे हैं, आपको डर लग रहा है? मैं क्या यार नहीं, देखिए, डरते वो हैं जो चापलूस होते हैं, जो आलू सहलाना पसंद करते हैं। मैं बचपन से सच बोलता आया हूँ और मेरा खानदान ही वैसा है। मैं कभी किसी के आगे झुक ही नहीं सकता। मैं डरता कि मैं ऊपर वाले से डरता हूँ बस, कि मुझसे ऐसा कोई काम मत करवाना कि मुझे आईने के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बॉलीवुड ने आपसे क्या लिया और आपको क्या दिया? मुझे तो दिया ही दिया है। देखिए, भले कोई गाली दे, आपका समय लेता है, आपका डेडिकेशन लेता है, बिल्कुल लेता है, धोखा दे ही रहा, लेकिन उसके बदले में सिखाता बहुत कुछ है आपको। तो मुझे सिखाया बहुत कुछ लोगों ने बॉलीवुड में। कभी ऐसा लगता है कि किसी और प्रोफेशन में होता तो फैमिली खुश रहती, मैं भी खुश रहता? बेसिकली क्या है, देखिए, मैं अपना सपना देख के आया, सपना सच करने के लिए काम करता हूँ। मैं 10 to 5 वाला आदमी नहीं, रूटीन जॉब वाला। हाँ, कि सपने हर किसी के सच तो होते नहीं है। और मेरे से बड़ा खुशनसीब कौन होगा? मैंने बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, धर्मेंद्र साहब के साथ काम किया, जिनकी फिल्में हम गेहूं बेच कर देखा करते थे, 2-2 रुपए का टिकट लेके। बम्बई तो सपनों की नगरी होती थी, सोच भी नहीं सकता था। और मैं वहाँ पे आकर के लोगों के साथ मैंने काम किया, रेखा जी के साथ काम किया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप जब बॉलीवुड में आए थे तो आप स्टार बनना चाहते थे या सिर्फ एक एक्टर के रूप में स्थापित होना चाहते थे? नहीं, स्टार मुझे कभी कोई पसंद आया नहीं। स्टार मैं उसे मानता हूँ जो बेहतरीन एक्टर है, और मैं उसी दिशा में काम करता हूँ, उसी के लिए प्रयास करता हूँ।
प्रयास करता हूँ कि मुझे बढ़िया एक्टर के तौर पर लोग जाने। बस स्टार क्या होता है, 2 दिन का होता है। एक्टर जो होता है वो हमेशा चलता है। कभी अवार्ड्स के लिए अंदर से लगा कि यार मुझे अवार्ड मिलना चाहिए था, कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा किसी ने नहीं दिया कि जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला? बेसिकली अवार्ड तो आपको मालूम है किस तरह से मिलते हैं, बिल्कुल। है ना। अच्छे टैलेंटेड लोगों को अवार्ड नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं अवार्ड? बस लोगों की मोनोपोली होती है, कोई आके उसमें पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स चलती है, प्रेशर होता है कि हमारे लिए ये कर दो वो कर दो। एक से एक टैलेंटेड आदमी है, उसको नहीं मिला कई मर्तबा, किसी ऐसे को दे दिया जाता है क्योंकि उसकी पहचान होती है या उस तरह का प्रेशर होता है। बट अब धीरे धीरे चीजें जो हैं बदल रही हैं। जी। अब मुझे लगता है अवार्ड की जरूरत नहीं है आपको। अगर सबसे बड़ा अवार्ड आपका दर्शक है, अगर दर्शक आपको प्यार करती है, दर्शक आपको पसंद करते हैं, तो वही आपके लिए अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड वही है। बाकी ये तो सारे फेक चीजें हैं। अवार्ड दे दिया, हर गली चौराहे पे फाल के अवार्ड दिए जा रहे हैं लोगों को। पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से लाते हैं। हर हफ्ते ये दादा साहब फाल के, मैंने कहा इसने क्या किया भाई, इसको कैसे अवार्ड मिल गया। इस तरीके के अवार्ड के लिए कभी आपको फोन आया कि पैसे दे दीजिए? आए थे मुझे कि फाल्के साहब का अवार्ड दे रहे। मैंने कहा हमने क्या किया भाई, क्यों दे रहे? अरे सर दे रहे। मैंने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए। इस तरह के कितने लोग अवार्ड बांट रहे हैं, बाप रे बाप। मतलब ऐसा हो गया जैसे सब्जी मार्केट हो गया अवार्ड, ये हो गया। अच्छा, बॉलीवुड में फिल्मों के अलावा कभी कोई निजी पार्टी में आपको बुलाया गया? वहाँ पे कैसा जीवन होता है सबका, मतलब कैसा बिहेवियर रहता है स्टार्स का, अगर आप गए हो तो? एक्चुअली हम जैसे लोगों को अगर कोई बुलाएगा तो बहुत ही लाजवाब आदमी होगा, पढ़ा लिखा होगा। नहीं तो क्या होता है कि सब फेक लोग होते हैं और उनको बुलाते हैं जो चमचागिरी करें, झूठी तारीफ करें। हमसे होता नहीं है और हमें बहुत कम लोग बुलाते हैं। और जो बुलाते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और लाजवाब। वहाँ ये होता ही नहीं कि ये छोटा ये बड़ा है, वहाँ ये होता है कि इसमें भी ईश्वर है। कुछ अच्छे डायरेक्टर्स की महफिल होती है जो थिएटर से आते हैं या अच्छे डायरेक्टर्स हैं? हाँ, नहीं मैं बुलाते हैं लोग, मैं जाता हूँ। हमारे बहुत सारे कई सारे ऐसे मित्र हैं, डायरेक्टर भी हैं, बुलाते हैं, कुछ एक्टर भी हैं, बुलाते हैं। पता है ओवररेटेड है, पैसे जान उसके बना दिया गया उसको, उतना बड़ा स्टार है नहीं वो, लेकिन और उसका बना दिया गया। बहुत सारे हैं ऐसे, आज सब घर बैठे हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने कहा ना कि ऑडियंस लॉकडाउन के बाद इतनी समझदार हो गई है। एक का नाम अगर लेना चाहे तो? नाम किस का ले, बहुत सारे हैं। पब्लिक ने अपने आप ही उनका नाम लेकर के उनको घर बिठा दिया है। टैलेंट की कदर हो गई आजकल। कोई अंडररेटेड एक्टर जो बहुत बड़ा एक्टर हो, हाँ, लेकिन आज इंडस्ट्री में उसको वो मकाम ना मिला हो जो उसको मिलना चाहिए था, जो डिजर्व करता था? ऐसे तो बहुत सारे एक्टर हैं। आपको जो लगता हो कि ये यार इतना बड़ा एक्टर था लेकिन शायद इसको वो मकाम नहीं मिला? नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, मैं वही कह रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना, ये जो कास्टिंग डायरेक्टर आ गए हैं, इनकी वजह से अच्छे एक्टर घर बैठे हैं। कारण कि वो, मैंने कहा ना, वो चमचागिरी कर नहीं सकते, तलवे चाट नहीं सकते। क्योंकि जो काम जानता है वो ना तलवे चाटेगा भाई, ना किसी के आलू सहलाएगा। वो काम करने आएगा, काम करेगा और चला जाएगा। इसलिए बेचारे लोग घर बैठे हैं, टैलेंटेड लोग। अब ये फिल्म आई है, बहुत बड़ी हिट हो गई, धुरंधर। हाँ, धुरंधर में अक्षय खन्ना का जो किरदार है, लोगों ने बोला कि ये जो उनको फेम मिला, जो मीडिया ने उनको हाथ लिया, पूरी दुनिया, पूरी जो देश में उनको पसंद किया जा रहा है, लोगों ने बोला ये अक्षय खन्ना को अब जाके वो मिला जो उसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। देखिए क्या होता है ना, वो अच्छे एक्टर तो शुरू से ही, आप उनके बारे में इतना समझ लें, उनको देखते ही जो आदमी ना विग लगाता है, ना हेयर विगिंग किया है, वो भीतर से कितना सच्चा है। वो फेक नहीं जीता जिंदगी। वो जैसा दिखता है बंदा वैसा ही रहता है। ऐसा आदमी को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो क्या होता है कि चक्कर चलता है, सनलाइट है। शायद मुंबई में रहते भी नहीं, वो बाहर रहते हैं। हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा आएगा काम तो करेंगे। वो नकली जीवन जिंदगी उनको पसंद नहीं है। तो एक ना लाइट घूमते ऐसे, वो अचानक से कब किस पे फोकस होगा वो अब उन पे हुआ है। अगली बार हो सकता है आपकी बारी हो, मेरी बारी हो, किसी और की बारी हो।
तो वो जो चक्र चल से पृथ्वी घूमती है, ऐसे ही एक गोल्डन पीरियड जो शुरू होता है, कभी किसी का आता है, कभी किसी का आता है, कभी किसी का आता है, ये है। अच्छा, बॉलीवुड में सक्सेस का परसेंटेज कितना है? जैसे पूरे जो देश के लोग हैं, आजकल हर बच्चा जो है वो स्टार बनना चाहता है, या जो भी आने वाले लोग हैं जो थिएटर सीखते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, सबका सपना होता है कि बॉलीवुड में है, लेकिन बहुत लोगों की ज़िंदगी खराब भी हो जाती है यहाँ आने के बाद। समस्या ये है बेसिकली ज्ञान की कमी और शिक्षा का अभाव, इसके पीछे। मैं ये मानता हूँ कि आपको किसी भी फील्ड में जाने के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं वो आना तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको भेजूं कि आप जाइए बॉर्डर पे लड़िए, तो आप जाएंगे, तुरंत मारे जाएंगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग है। गोली चलाने की भी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है सर। गोली तो आप ऐसे भी चला लोगे, लेकिन कैसे चलानी है, कब चलानी है, किस तरह से चलानी है, और सिर्फ गोली चलाना नहीं सिखाया जाता, बचना भी सिखाया जाता है, कैसे बचना है। ठीक वैसे ही अभिनय एक कला है, इसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आजकल वो क्या है, लोग बॉडी बनाए जा रहे हैं। मनोज वाजपेयी साहब ने कई बार कहा भी है, फिजिकल आपका अच्छा होना ठीक है, फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, जरूरी है हर एक्टर के लिए, हर आदमी के लिए, आम आदमी के लिए भी। लेकिन वो जो आप करने जा रहे हो, क्या वो भी आता है कि नहीं? वो सब आपका टूल्स है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मेन एक्टिंग बहुत अलग है, अभिनय अलग चीज है। आपको डायलॉग, आपने अरे डायलॉग बोल दिया। अभी एक फिल्म आई थी जिसमें मैं था, बहुत सारे लोग थे उसमें, डायलॉग बोलना अभिनय नहीं है भाई। कौन सी फिल्म थी? अभी आई थी। अच्छा, हाँ, डायलॉग बोलना अभिनय नहीं है यार। उसका जो साइलेंस है, वो क्या बोलता है उसको समझिए। लोग बिना प्रॉपर ट्रेनिंग लिए आ जाते हैं, इसलिए वो फिर लोगों को लगता है कि मैं दिखता अच्छा हूँ, मैंने बॉडी बना ली, तो चलो मैं। इसलिए भीड़ है हजारों की। अगर आप ऑडिशन करेंगे सच में, आपको 1000 में से 4 एक्टर मिलेंगे सर, 4 एक्टर मिलेंगे। आप माथा पकड़ लोगे, यार मैं क्या करूं, ये हो क्या रहा है। ये हाल इसलिए भीड़ उनकी है, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ नहीं आ रहे हैं। बस हाइट है, पर्सनैलिटी है, चलो। अरे बाप ने पैसा लगा दिया, लेकिन सर आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। लेकिन जिनकी हाइट नहीं है, जिनके पास पर्सनालिटी नहीं है, उनको भी तो साइडलाइन होना पड़ता है। देखिए अभिनय में सर, मैं ये मानता हूँ ना हाइट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, टैलेंट होना चाहिए। राजपाल यादव इस बात के सबूत है, जीता जाता है। वो आदमी हर घर में हंसी लाता है और सुपरस्टार है। कितना बड़ा एक्टर है वो, क्या नहीं वो जानता आदमी, कितना बढ़िया बेहतरीन अभिनय करते हैं जब वो जो भी रोल करते हैं। संजय मिश्रा जी से भी आपके अच्छे, संजय मिश्रा जी भी हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल हमने काम साथ में काम किया उनके कई। उनके साथ कैसा रिश्ता है जब आप मिलते हैं पर्सनली उनसे? तो घर वाले संबंध है सबसे, आना जाना उठना बैठना है। लोग उनका जो सादा जीवन है बहुत पसंद आता है। वो भी बाबा आदमी बिल्कुल, हाँ वो सीधे साधे आदमी हैं, उनको भी फेक दुनिया पसंद नहीं है। वैसे एक इंडस्ट्री में बहुत जो एक वर्ड है बहुत फेमस है, कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच क्या रियल है, या कभी कभी हाइप करने के लिए जो कुछ मॉडल्स हैं वो बोल देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? बेसिकली क्या है, लोग ना छलांग लगाना चाहते हैं कि मैं एक दिन में 100 मीटर की छलांग लगा लूं 1 सेकंड के अंदर। तो गलत है, ऐसा नहीं होता ना। तो वो एकदम से रातों रात स्टार बनने के लिए खुद ही अपने आप को पेश करते हैं कि भैया मैं हर प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार हूँ, सुबह शाम रात को जब मर्जी बुला लूं, मुझे काम। यहाँ कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, खुद ऑफर करते हैं, खुद ऑफर करते हैं लोग। अगर ऐसा नहीं तो अब जाइए घर, भाई बंद करिए। तो बाद में क्यों बोलते कि मेरे साथ ये हो गया, तब तो आपने बड़ा किया, आपको चाहिए था उस वक्त। तो ये मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में ये तो नहीं है, कोई किसी के साथ इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं करता। अगर ऐसा होता है तो आप मना कर दो ना भाई।
जो भी होता है कंसेंट से होता है। वो आपकी अपनी खुद की रजामंदी होती है, तब जाकर के आप करते हैं। नहीं तो आपको 6 महीने के बाद या 6 साल के बाद क्यों याद आता है क्या इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, पहले क्यों याद आया आपको? बहुत सारे मैंने सुना है कि बहुत सारे देखा भी है मैंने, बहुत सारे जो मेल एक्टर्स हैं वो भी अपनी कहानी सुनाते हैं कि मेरे साथ भी मुझे किसी ने ऑफर किया कि तुमको बड़ा रोल दूंगा, हीरो बना दूंगा, ऐसा करो। आपके साथ कभी कोई ऐसा घटना घटा है? नहीं ना, तो मेरी उस तरह की पर्सनैलिटी है ना। मुझे ऐसा किसी ने, एक बार जरा सा हुआ था, बड़े डायरेक्टर हैं वो, और बड़े डायरेक्टर हैं, उनको लगा देसी सा आदमी है ये, उन्होंने बुलाया मुझे। अच्छा। हाँ, कहाँ से? मैंने कहा यूपी से। तो हम आपको रोल देंगे। मैंने कहा सर धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमें क्या देंगे? मैंने कहा सर जो भी शिफ्ट है मैं सीधा 9 to 6 जो भी शिफ्ट है मैं काम करूंगा। नहीं वो तो ठीक है, आप हमें क्या देंगे? मैंने कहा बताइए क्या लाना है, मैं ले आता हूं। अच्छा ठीक है हम बताते हैं, बड़े डायरेक्टर है वो, तो मैं उनकी पकड़ में आया नहीं। ये था। कभी आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा मुश्किल समय आया हो और किसी ने मदद की हो आपकी, कोई ऐसा नाम बताना चाहेंगे आप, कोई ऐसी स्टोरी? एक्चुअली मैं तो दोस्तों के सारे जिंदा हूँ बम्बई में, काम तो मुझे देते नहीं है लोग। मैंने बताया चमचागिरी मुझसे आती नहीं, तलबे में चाट नहीं सकता। जो मुझे काम देते हो ईमानदार लोग, जो सिर्फ देखते कि हाँ टैलेंटेड आदमी है, काम अच्छा लगा तो कंडीशन अप्लाई मेरे साथ होती नहीं। तो इसलिए दिक्कत होती है, कई बार ऐसा बहुत बार हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने जैसे कहा था एक बार कि राजपाल यादव ने मेरे बेटे की फीस भरी, एक बार अक्षय कुमार साहब ने। अच्छा, अक्षय कुमार ने जी, उन्होंने मेरे बच्चों की फीस भरी। अच्छा, क्या था पूरा कहानी बताइए। बेसिकली क्या था, मैं सैलून में काम कर रहा था, काम तो था नहीं, और फिर मैंने दुकान खोल ली 7 बंगला में बोन के पास। दोस्तों से उधार लेकर के उसका डिपॉजिट वगैरह दिया। वहाँ पे धोखा हो गया, वो एग्रीमेंट नहीं कर रही थी। दुकान मैंने चला ली किसी तरह से, चल पड़ी, तो उसने किराया डबल कर दिया। किस चीज की दुकान थी? सैलून। अच्छा, सैलून। हाँ, मैं बाल काटता था उस समय। आपने खुद का? मैं खुद हेयर ड्रेसर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था बम्बई जाके क्या करूँगा, पैसे कहाँ से आएंगे। घर वाले तो नाराज थे, तो देने वाले नहीं थे पैसे। तो मैं बॉम्बे में आके सैलून में काम करता था, अपना गुजारा करता था, मकान का किराया, फिर थिएटर करता था, ये मैं करता था। तो उस दुकान में मुझे धोखा हो गया। अब क्या करूं, चारों तरफ अंधेरा है, कोई नजर नहीं आ रहा है, ऊपर से बच्चों की फीस है, खाने की दिक्कत, किराया नहीं दे पा रहा। तो एक डायरेक्टर है डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, जिन्होंने पिंजर बनाई थी, तो उनको ये बात पता चली। तो उन्होंने फिर अक्षय कुमार साहब को फोन किया कि यार ऐसे ऐसे बात है, एक बहुत अच्छा एक्टर है और ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर उन्होंने मेरे बच्चों की फीस भरी, अक्षय कुमार साहब ने। मैं उनका दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अक्षय साहब का, कि उन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। तो आप उनसे मिले कैसे? उन्होंने फीस दिया? मिला नहीं मैं, हालांकि मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ में, खिलाड़ी 786। अच्छा। हाँ, बट उस तरह का रोल नहीं था, क्योंकि वो डायरेक्टर दोस्त थे कि आ जाओ थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो क्या होता है, पहचान आपको जब तक बढ़िया रोल नहीं मिलेगा, जब तक आपको अनुराग कश्यप नहीं मिलेगा, तो नवाज नहीं बनेगा। मेरा ये मानना है। तो मुझे अभी तक उस तरह का कोई मिला ही नहीं। एक है हमारे भाई है संजीव शर्मा, जिन्होंने 7 चक्के फिल्म बनाई थी, वो एक फिल्म करने वाले हैं जिसमें मैं एक बड़ा रोल कर रहा हूँ जी। तो वही है कि एक आप पे यकीन करे, कोई बड़ा रोल दे, और फिर बड़े हो जाते हैं चीजें। अक्षय कुमार के बारे में जो कहानियां होती हैं वो सब PR नहीं होता, उसमें बहुत सारी कहानियां सच भी होती है, जैसा आपका। नहीं, उन्होंने बिल्कुल इस बात की कहीं पब्लिसिटी नहीं की, और ना मुझे कहा कि बताना मत किसी को, बोलिएगा भी मत, ऐसा मुझसे कहा गया। लेकिन चूंकि मेरी आंख में शर्म भी है, हया भी है, मैं क्षमा चाहूँगा अक्षय कुमार साहब से कि मैंने उनका नाम लिया। उन्होंने मेरी मदद की, ईश्वर से मैं चाहूँगा कि वो हमेशा सेहत में रहे, सुखी रहे। राजपाल भाई ने मदद करी,
वो भी ईश्वर हमेशा उनके साथ रहें, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है। राजपाल यादव भी बहुत ग्रेट आदमी है। जब कोई अच्छा काम करता है तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, मेरा ये मानना है जी। अगर आपका सरनेम खान होता या कपूर होता तो कुछ बदलाव होता आपके करियर में, कुछ फायदा मिलता? कुछ नहीं होता, सरनेम का कोई फायदा नहीं। अभी बेसिकली क्या है, चलेगा तो टैलेंट। आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, जितना मर्जी पेंट कर ले, कलर कर ले, वो 2-4-10 दिन में उसकी भलाई होता ही पता लग जाएगा। और ऐसा हुआ है, कितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर के बेटे, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने लॉन्च किया, फ्लॉप हो गया, नहीं चल पाया। बड़े स्टार है, उन्होंने अपने बेटों को कई बार ट्राई किया, नहीं चल पाए। तो मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस आजकल बड़ी समझदार है, वो टैलेंट की कदर करती है। अच्छा, लगभग आप 3 दशकों से बॉलीवुड में हैं। बॉलीवुड की इस चकाचौंध वाली दुनिया में क्या बॉलीवुड का कोई डार्क ट्रूथ भी है, कोई काली सच्चाई है जो जानते सब हो लेकिन कोई कहना नहीं चाहता पब्लिकली? बेसिकली इंडस्ट्री में तो खैर पता ही है लोगों को, बट आम ऑडियंस को मालूम नहीं है। होता क्या है कि आपसे 16 घंटे और 18 घंटे काम करवाते हैं लोग, ना कन्वेंस देते, और पेमेंट मिलता आपको 90 दिन के बाद ऑफिशियल, उसमें भी 120 दिन हो जाते हैं। आपको अपने पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ती है, नाक रगड़ना पड़ता है, आपको एहसास होने लगता है कि आप एक्टर है ही नहीं। ये बड़े दुख की बात है, ज्यादातर लोग इंडस्ट्री में इस तरह के हैं। पहला प्रोडक्शन मेरे जो मैंने एक्सेल एंटरटेनमेंट, लाजवाब लोग, टाइम पे पेमेंट, इज्जत, कलाकार को मुझे लगा यार वाकई मैं एक्टर हूँ, अमेजिंग। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया कुछ लोग जेल में भी हैं राजस्थान की, पैसे नहीं देते लोगों के, 9 महीने तक पेमेंट नहीं दिया मेरा, उन्होंने इतने चक्कर काटे मैंने उनके ऑफिस के। आपको अपना सबसे पसंदीदा रोल कौन सा लगता है जो आप चाहते हो कि लोगों को बताएं कि यार अगर आपने वो ना देखी हो तो एक बार जरूर देखें, या कोई ऐसा आने वाला कोई आपका प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में आप बताना चाहें? एक्चुअली ऐसा रोल अभी तक मुझे कोई मिला ही नहीं, मैं तलाश में हूँ उस तरह के रोल की। खैर मैंने बताया जो संजीव शर्मा जी एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं, वो किरदार बड़ा लाजवाब है और मुझे उम्मीद है कि वो लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो नए यूथ है जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, मुंबई में आके कुछ करना चाहते हैं, मुकाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कोई बात कहना चाहें तो कोई एडवाइस देना चाहें उनके लिए? मैं तो नहीं कहूँगा कि भाइयों यार बॉडी बना के मत आइए, हाथ जोड़ता हूँ, आप जो काम करने आए उसकी तैयारी करके आए, तब फिर आप एक लाइन में खड़े हो सकते हैं कि हाँ भाई मैं भी कतार में हूँ, नहीं तो फिर आप भीड़ में कब खो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। तैयारी कहाँ से करके आए? क्या मुंबई में तैयारी हो सकती है या नहीं? आजकल तो हर स्टेट में थिएटर है, मैं कहता हूँ कि उनको थिएटर करना चाहिए, अभिनय सीखना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर वो नेशनल इंस्टीट्यूट ड्रामा में जाएं, या FTI में जाएं, या BNA में जाएं, या थिएटर करें। मुझे सबसे बेस्ट थिएटर लगता है, तो वो तैयारी जरूरी है, क्योंकि जब आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो आपको मालूम है कि एक न एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। आप लोगों का एक्टरों का एक एसोसिएशन है सिंटा जी, तो सुना मैंने सिंटा से कुछ विवाद आपका चल रहा था? विवाद क्या विवाद, उन्होंने मान लिया इसको विवाद, क्योंकि सिंटा मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, और परिवार में खटपट होती रहती है। अब वो इसको विवाद मान बैठे हैं। बेसिकली मैं पिछले 14 साल से एक कॉज के लिए लड़ रहा हूँ। कॉज इतना है, पहले भी 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, कन्वेंस मिलता था, टाइम से पेमेंट मिलता था, बैकअप हो गया आपका पेमेंट हाथ में। अब पता नहीं जब से बालाजी आया, बालाजी का ने ये हत्याकांड किया है एकता कपूर जी ने, उनको सभी कलाकारों की हाय लग रही है, और लगेगी और लगनी भी चाहिए।
उन्होंने लाया 45 दिन का पेमेंट। 45 दिन बाद आपको पेमेंट मिलेगा शूटिंग के बाद। कितने कलाकार हैं मेरे दोस्त जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, लोग बम्बई छोड़ गए हैं, पैसा टाइम पे नहीं मिलता है। तो सिंटा जो हमारी एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष पूनम ढिल्लों जी हैं, मैंने सिर्फ इतना, जो मैं 14 साल से मैं लड़ता आ रहा हूँ कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, टाइम से पेमेंट होना चाहिए, कन्वेंस मिलना चाहिए। मैंने क्या गलत मांग लिया? कौन से मैंने चांद तारे की बात करके कि चांद तारे दे दो मुझे, इतना ही तो कहा मैंने। उन्होंने राज कपूर शो किया था, उसका मैंने हिसाब मांग लिया। कई बार प्रोड्यूसर्स ये कह के डिफेंड करते हैं कि उनके पास अगर कम समय होता है, अगर आज के दिन में ही पूरा एपिसोड शूट करना पड़ता है, चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी वजह से शिफ्ट बढ़ाई जाती है। नहीं सर, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये कभी कभी होता है, रोज तो नहीं होना चाहिए ना। कितने एक्टर है बेचारा रात भर शूटिंग कर रहा है, दिन में कर रहा है। एक मेंढक प्रसाद एक एक्टर था, बाइक पे आ रहा था आर्य कॉलोनी, मर गया बेचारा, नींद में था वो। तो प्रोड्यूसर को ये भी देखना चाहिए कि जिसको दिखाकर क्या बेच रहे हैं वो पीसफुल माइंड से काम कर रहा है कि नहीं, या सिर्फ उसको निचोड़ लेंगे। एक प्रोड्यूसर आता है नाला सुपारा से, एक सीरियल करता है, एक सीरियल के बाद वो अंधेरी में घर ले जाता है। एक एक्टर आता है, अंधेरी में आके रहता है, 2 साल बाद वो सीधा चला जाता है विरार। तो ये कहां की तरक्की है? प्रोड्यूसर जो है ठीक है, उसने पैसा लगाया, कमाएगा, लेकिन जिसको बेच के कमा रहे हो उसको भी तो उसके हिस्से की रोटी दे दो यार। इसलिए आपने देखा आजकल सीरियल नहीं चल रहा है। इसका कुछ जो सिंटा वाला जो मामला था, कुछ निष्कर्ष निकला? आपने केस कर दिया था उसमें? मैंने क्रिमिनल केस किया है, मेरे जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के अंजना शर्मा जी। अच्छा। क्योंकि मेरा उन्होंने मुझे एक्सपेल कर दिया लाइफ टाइम के लिए। इसमें बहुमत भी उनके पास नहीं है, 21 लोग होते हैं, 10 ने साइन किया है। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी उपासना जी, उन्होंने साइन भी नहीं किया है। उपासना सिंह बड़ी एक्ट्रेस है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपनी दुर्भावनावश उन्होंने मुझे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये काम किया। अब मैं लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना पड़ेगा, मैं लड़ रहा हूँ। तो हिसाब मांगना अपने एसोसिएशन से क्या गलत है क्या? अपने कलाकारों के लिए हक की बात करना क्या गलत है क्या? मुझे कई बार धमकी भी दी गई, मुझे डर लगता है कि कल को मुझे मरवा ना दे। मेरे 3 बच्चे हैं, वाइफ है, लेकिन मैं नहीं डरता। हो सकता है कल को आपको पता लगे कि यार ब्रिजेश करणवाल की हत्या कर दी गई, कैंडल मार्च निकलेगा, तब जाके लोग जागेंगे। मुझे बिठा के 3 जुलाई की बात है, बुलाया गया मुझे, उसके बाद फिर बुलाया, नोटिस भेजा, मैंने नोटिस का जवाब दिया, सुना भी नहीं, सीधा कैंसिल। अरे मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाई? कलाकारों के हक के लिए बात कर रहा हूँ, 8 घंटे की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, कन्वेंस की बात कर रहा हूँ, पेमेंट टाइम से मिलना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। उस पर पूनम ढिल्लों जी अपना नाराज हो जाती है, पद्मिनी कोल्हापुरी जी। और कमाल की बात है कि लोग उनके साथ में, सिर्फ 10 लोगों ने साइन किए, बहुमत 11 को होता है सर। आप जिनके हक के लिए हाँ आवाज उठा रहे हैं, क्या वो आपके साथ है? नहीं, सब डरते हैं सर। क्या है ना, यहाँ पे बड़ी किसी बुजुर्ग ने कहा है कि यहाँ भगत सिंह सबको पसंद है, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। सब डरते हैं यार, हमारी लड़ाई कोई और लड़ ले। आपको डर नहीं लगता? मैं नहीं डरता, मैं सिर्फ डरता हूँ गलत काम करने से, पाप से डरता हूँ बस। बाकी ईश्वर जिंदा रखने वाला हुआ, 33 साल से रखा हुआ है, मेरे बच्चे पाल रहा, मुझे रखा हुआ है सर। लोग तो प्लान कर गए, शुक्रगुजार हूँ महादेव का, उसकी कृपा से बैठा हूँ। आज नहीं कल किस्मत की चमकेगी जरूर, मेरी मेहनत कर ही रहा हूँ। क्या बॉलीवुड में भी लेफ्ट विंग या राइट विंग होता है? अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं? ये तो हर जगह होता है। घर में अगर 4 लोग रहते हैं, सबकी विचारधाराएं अलग होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसा बॉलीवुड में भी है, तो हर जगह ही होता है, राजनीति में भी है। तो क्या आपके विचारधारा की वजह से ये ऐसा होता है कि कभी काम मिलता हो, या विचारधारा अगर कोई हमारे अपोजिट विचारधारा हो तो उनको हम काम ना दें? हाँ, ऐसा 1-2 बार हुआ है। क्योंकि क्या है कि मैंने सच बोल दिया, सामने वाला बुरा मान गया। उसने कहा मुझे चांद पसंद है, मैंने कहा मुझे सूरज। क्यों चांद क्यों पसंद है? अरे भाई तुमको चांद पसंद हो सकता है, हमको सूरज नहीं पसंद हो सकता क्या? जब तुमको फ्रीडम है तो हमको भी तो है ना भाई। क्योंकि बॉलीवुड में 2 खेमा है,
एक खेमा वो है जिन पे हमेशा आरोप लगता है कि आप जो है आप गवर्नमेंट को अपीज करने के लिए फिल्में बना रहे हैं, गवर्नमेंट को खुश करने के लिए फिल्में बना रहे हैं, और एक वो धड़क है जो उसका अपोजिट काम करता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए क्या होता है, फिल्म मेकर जो है, अभी धुरंधर पर भी आरोप लगे कि ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। फिल्म मेकर जो होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो क्रिएटिव आदमी है। उसका काम है दुनिया को आईना दिखाना, समाज को मैसेज देना। पुराने जमाने में भी ऐसी फिल्में होती थी, समाज को आईना दिखाने वाली, एक मैसेज दिया जाता था। तो ये पूरी लिबर्टी होती है। अब किसी को पसंद आ रहा है, आजकल नहीं आ रहा, वो ये गलत है। वो अपना काम कर, उसमें फिल्म बनाई है, वो सब्जेक्ट है, तो ये गलत है इस तरह का अगर लोग सोच रखते हैं तो। आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? देखिए पूरी दुनिया को पसंद है मोदी जी, और जो आदमी जब तक अच्छा काम करता है तब तक उसको पसंद किया जाता है। जब गलत करने लगता है लोग उसको कंधे से उतार देते हैं। ये क्या बॉलीवुड में ऐसा है कि अगर आप देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, या अपने धर्म को अगर आप खुद खुलकर फॉलो करते हैं तो इसका असर पड़ता है? पड़ता तो है, पड़ता है। क्योंकि कई लोगों से मेरी बात हुई, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, कि उन्होंने कहा कि हम जो है सो धार्मिक पोस्ट नहीं डालते, नवरात्रि की या दशहरे की पोस्ट नहीं डालते, क्योंकि इसका असर पड़ता है। जो अलग विचारधारा के लोग हैं शायद वो इसकी वजह से काम ना दें कि आप जो है नेशनल हैं। नहीं है, आपने बिल्कुल सही सुना है और ये सच भी है। लेकिन मेरा ये मानना है, आप किसी का गलत मत करिए, है ना। आप किसी को पसंद करते हैं, आपके कोई खुदा है, आप उन्हें पसंद करते हैं, कोई राम को पसंद करता है, वो आपकी विचारधारा, आपकी आस्था है किसी में, ठीक है। अब बड़े संकीर्ण सोच के व्यक्ति होते हैं, तो इस तरह के लोगों को ये कहे यार ये तो राम को पसंद करता है, मैं इसको रोल नहीं दूंगा, ये तो अल्लाह वाला है, मैं इसको नहीं दूंगा, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए। हम सब कलाकार लोग हैं, हम कभी राम का रोल भी करते हैं, है ना, कभी काजी का भी करते हैं, कभी हाजी का भी करते हैं, कभी मौलवी भी बनते हैं, है ना, कभी पादरी का भी रोल करते हैं। हमारे लिए तो सब धर्म एक समान है, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो। गणपति जी की पूजा की जाती है। फरहान अख्तर साहब के यहाँ पे, मैं बार बार कहता हूँ, उनके यहाँ पे अलग अलग तरीकों से पूजा की गई। पहले स्क्रिप्ट की पूजा हुई, श्री गणेश, सबको बुलाया गया। फिर लद्दाख में जब हम पहुंचे, वहाँ के पंडित जी आए, वहाँ पर अलग तरीके से पूजा की गई। सब धर्मों को साथ में लेके चलते हैं। तो मैं इस मामले में तो मैं सैल्यूट करता हूँ फरहान अख्तर साहब को, एक्सेल एंटरटेनमेंट को। चलिए, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हुई बॉलीवुड के बारे में, और आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद फुले साहब, आपने मुझे बुलाया, और मैंने आपके साथ एक फिल्म की थी, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत मजा आया था उस फिल्म में काम करने में। उस वक्त मेरा बेटा हुआ था, वो हॉस्पिटल में था, वरदान नाम है मेरे बेटे का, और साहिब अपना होशंगाबाद वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो बहुत मजा आया मुझे। और इस बीच भी डॉक्टर ने बोला था कि 10 दिन बाद हम डिस्चार्ज करेंगे, 6 दिन बाद ही कर दिया। पैसे उस वक्त मुझे मिलने वाले थे, तो मैंने संजय मिश्रा जी को फोन किया, मैंने कहा ऐसे बात है, तो उन्होंने हॉस्पिटल का बिल भरा, तब जाके फिर डिलीवरी हुई, वहाँ से बच्चे लोग मेरे घर आए। तो वो आपकी फिल्म के दौरान का एक किस्सा है। वो फिल्म मेरे लिए बहुत बेहतरीन लगी थी कि ईश्वर ने मुझे पुत्र धन से नवाजा। जरा लोगों को बता दे कौन सी फिल्म थी। और अरे सर, एक्चुअली एक फिल्म थी, रघुवीर यादव साहब थे उसमें, आई एम कमिंग जैकलिन। जैकलिन आई एम कमिंग। हाँ, जैकलिन आई एम कमिंग, वो फिल्म थी। तो मुझे मजा आया फिल्म में काम करने का। उम्मीद है कि आगे कुछ बढ़िया काम करेंगे। चलिए, आपको अपने आने वाले समय, आपके फ्यूचर के लिए, नए रोल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।